हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम हमारी जो बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल है, इसके माध्यम से हम आपको बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश का जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज मैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करवाने जा रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो एक सेंटेंस के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते, एक सेंटेंस का नॉलेज उन्हें नहीं होता है और वो इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी राइटिंग स्किल लिखने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये बात बता देता हूँ कि जब आप एक सेंटेंस के बारे में नहीं जानते तो आप किसी भी प्रकार की राइटिंग की जो स्किल है उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो देखिए, आज हम यहाँ पर जो अपना एक सेंटेंस है उस सेंटेंस के ऊपर ही काम करेंगे और इस सेंटेंस के हम चाहे मुझे 10 पार्ट ही क्यों न लेना पड़े, लेकिन जब तक आपको सेंटेंस नहीं आएगा हम सेंटेंस के ऊपर काम करते रहेंगे। सो देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि जो सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, वो कौन कौन से होते हैं। यानी देखिए, जब तक हम एक सेंटेंस के ऊपर या सेंटेंस को नहीं समझेंगे तब तक इंग्लिश को पढ़ना मुश्किल है साहब। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, एक सेंटेंस में होता क्या क्या है। किसी ने कह दिया साहब एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होता है। किसी ने कहा साहब उसमें एक वर्ब होती है। किसी ने कहा साहब उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो जी, तीनों ही जो बात है आपके सामने मैंने रख दी। जब किसी सेंटेंस आप लोग लिखते हो उसमें डेफिनेटली सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और इन तीनों को मिला दिया जाए तो डेफिनेटली आपका क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि एक सेंटेंस किस किस प्रकार का हो सकता है, मेन वर्ब किस तरीके से हो सकती है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से हो सकते हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर आज यहां हम बड़े ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल, और इसको किसी भी कंडीशन के ऊपर डेफिनेटली माइंड में इस तरीके से बैठाना है कि जब भी आप अपनी राइटिंग स्किल तैयार करो तो हमें सेंटेंस का पूर्ण नॉलेज हो जाए, तो वहां पर न तो ग्रामर से संबंधित गलती होगी और न ही अरेंज फॉर्म से संबंधित। सो प्लीज देखिए, आपका जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जिसे हम कर्ता कहते हैं, ये आपका जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन हो सकता है, वो एक प्रोनाउन हो सकता है, वो एक जेरेंड हो सकता है, वो एक इन्फिनिटिव हो सकता है। मैं बता दूं आपको, जेरेंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, नाउन आप लोग जानते ही हैं, प्रोनाउन जो है आप लोग जानते ही हैं। देखिए, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, और द प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड द प्रोनाउन। जेरेंड की बात करते हैं तो एक ऐसा वर्ड जिसके हम लोग आईएनजी लगा दें, अर्थात वर्ब जिसके हम आईएनजी लगा देते हैं और उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया जाए तो डेफिनेटली वो आपको क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है। जैसा कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा, रीडिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, गुड हैबिट, गुड एक्सरसाइज, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर लिखा गया वर्ड जो रीडिंग था, ये रीडिंग यहां पर बना आपका क्या, जेरेंड। क्या जेरेंड क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाए और इसे सब्जेक्ट बना दिया जाए तो वह आपका क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है। बात करते हैं दोस्तों इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या होता है, यदि हम इस इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, अर्थात 2 + V1 को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो आपका बन जाएगा ये इन्फिनेटिव। जैसे मैंने कहा, टू रीड इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर जो टू रीड है ये भी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये जो रीडिंग है ये भी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो डेफिनेटली हम लोग जो यहां पर इसका जो सेंस लेंगे, तो सब्जेक्ट हम जो रखेंगे या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हम लेंगे वो आपका जेरेंड हो सकता है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, वो आपका इन्फिनिटिव हो सकता है, जो मैंने यहां पर बता दिया। अब देखिए, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। जिसे नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैं बता देता हूं आपको, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते भी हैं। देखिए,
देखते हैं, बात करते हैं यहां पर नाउन। नाउन के लिए मैंने बोला तो देखिए, सीता इज ए गुड गर्ल। यहां पर जो वर्ड आया सीता, ये क्या है? नाउन है। मैंने लिखा सी इज ए गुड गर्ल, यहां पर लिखा वर्ड जो सी है वो क्या है? आपका प्रोनाउन। तो देखिए, सब्जेक्ट आपका नाउन रूप में हो सकता है, प्रोनाउन रूप में हो सकता है, जेरेंट फॉर्म में हो सकता है, इन्फिनिटिव फॉर्म में हो सकता है। तो ये बात आज आप लोग माइंड में इस कदर बैठा लीजिए कि सब्जेक्ट मेरे इस 4 फॉर्म में हो सकता है, इसके अतिरिक्त आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। सो प्लीज देखते हैं आगे, आपकी जो वर्ब है वो कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो आपके यहां पर बनने वाली जो वर्ब है वो एक मेन वर्ब होगी। ध्यान से समझना भाई, मेन वर्ब हो सकती है, आपके हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, आपका मॉडल ऑक्जुलरी वर्ब्स हो सकता है। मॉडल ऑक्जुलरी जो वर्ब्स हैं वो आपका हो सकता है। उसके बाद में यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है और आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये दोनों वर्ब हो सकती है। मेन वर्ब हो सकती है वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब होगी, मॉडल ऑक्जुलरी वर्ब्स होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी होगी। जो मैं सेंटेंस से जैसे अपन सेंटेंस लेंगे उससे मैं बता दूंगा कौन कौन सी यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्जुलरी वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये तीनों चीजें हम यहाँ पर बता देंगे। देखिए, मेन वर्ब की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ जानते हो, जैसे मैंने लिखा सीता इज कुकिंग फूड, यहां पर जो आया वर्ड इज है वो तो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। यहां पर जो आपने लिखा कुक, ये बना आपका मेन वर्ब। ध्यान से समझना, एचवी की बात करते हैं इस बना, मेन वर्ब की बात करते हैं आपका कुकिंग बना। ठीक है, देखिए यहां पर इज आपकी हेल्पिंग वर्ब बना, मेन वर्ब आपका कुकिंग बना और सीता आपकी ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये आपका नाउन है ही। और अब इस फूड के बारे में देखते हैं और यहाँ पर जो बनने वाला जो वर्ड है वो अब कौन सा है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपकी मेन वर्ब भी टोटल होगी। मेन वर्ब सॉरी वर्ब जो है मेन वर्ब के रूप में हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और देखिए यहां से मैं आपको इतना बता देता हूं, मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी होती है? कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू। मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑलरेडी आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हो। ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जो अपने आप में खुद को पूरा सेंटेंस का अर्थ देने में एक को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता को महसूस किया जाता है और दूसरी में ऑब्जेक्ट को महसूस नहीं, या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर भी सेंस जो है एज इट इज निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आपके यहाँ पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाले सेंटेंस बनेंगे, जो मैं एग्जांपल के बतौर आपको बता दूंगा। कहने का मतलब एक तो होगा कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी वो सेंस पूरा जाएगा, सेंटेंस का कंप्लीट होगा सेंटेंस। और दूसरा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है कि नहीं? ये दोनों चीजें आपके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट जो है आपका कौन कौन सा हो सकता है। देखिए, अपन बात करेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। देखिए, मैंने कहा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशनल भी हो सकता है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो आपका है उसके बाद में यहां ऑब्जेक्ट है वो एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा होगा? एक तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे।
समझ लीजिए डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, प्रीपोजिशनल, इन तीनों प्रीपोजिशन के बारे में मेरा जो नरेशन का जो पॉइंट है, नरेशन का जो टॉपिक है, इन तीनों के बारे में मैंने वहां पर बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है। तो आप वहां जाए और इस वीडियो जो यहाँ पर इनका वीडियो बना रखा है उसका आप अवलोकन डेफिनेटली करें। अब देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। तो देखिए क्या है, यानी अपन लोग एक बात कहें, जैसे मैंने कहा जयपुर इज नाइस सिटी। इस सेंटेंस में अपन बात करते हैं, ये आपका जयपुर यहां पर सब्जेक्ट है जो नॉन डूअर के रूप में है। यहां पर देखिए किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जब वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर जो बनने वाला जो ये वर्ड है वो कौन सा है, आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है आप यहां पर, आपका ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और देखिए एक जो सेंटेंस लिखा मैंने यहां पर लिखा, ही हैज ए फुटबॉल, यहां पर भी आपका दिया हुआ जो वर्ड है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इस बात को आप ये गांठ मान ले कि आप इसे ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ये आपका है जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो है। क्यों है, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है अपना, उसका जो कोई वर्ब नहीं है जिससे कि इसका प्रभाव इसके ऊपर बता सके। तो ऐसी कंडीशन बनने पर हम लोग उस सेंटेंस को कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो यहां पर अपना जो एग्जांपल है वो मैं समझा देता हूं, और ऑब्जेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट है उसके ऊपर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी। यहां पर देखिए ये आपका प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, द बॉल आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपके यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है वो दे रखा है। लेकिन यहाँ पर मीनिंग आया ना हार्ड, ठीक है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस प्रोसेस को बता रहा है कि जो काम किया जा रहा है वो किस फॉर्म में है, किस तरीके से है। तो यहाँ पर बताया हार्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो वर्ड ये बना हार्ड, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपके सेंटेंस के 3 भाग थे। आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम विथ एक्सरसाइज के समझेंगे कि किस किस प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार का ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, ये सभी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लेकिन एक बात जरूर अपने माइंड में याद रखना कि जिस कैंडिडेट ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।